देहरादून में उपनल कर्मियों का प्रदर्शन लगातार जारी। नियमितीकरण कर कई मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कोर्ट जो भी निर्णय लेगी सरकार उसे स्वीकार करेगी। राजधानी देहरादून में हुआ बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और इनोवा कार की जोरदार टक्कर, 6 लोगों ने मौके पर ही तोड़ा दम। सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली आवास पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हुए शामिल। पीएम मोदी ने उत्तराखंडियों को इगास की शुभकामनाएं दी। हरिद्वार में हुआ भव्य ड्रोन शो, दीप उत्सव और भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन। मां गंगा के घाटों में जलाए गए 3,51,000 दिए। सीएम धामी ने किया हर की पैड़ी की पुलिस चौकी का लोकार्पण। देहरादून में शिक्षा विभाग ने शुरू किया प्रोजेक्ट उत्कर्ष। मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए प्रस्ताव बनाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन उपभोक्ताओं के लिए उठा रही है सकारात्मक कदम। ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को लौटाए 324 करोड़। यूपीसीएल के एमडी ने बताते चला कि नंबर में बिजली दरों में 88 पैसे प्रति यूनिट कमी की आई। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की पहल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हुआ नए मेडिकल यूनिट का शुभारंभ। प्री मैच्योर बेबी और छोटे बच्चों का होगा बेहतर तरीके से इलाज। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी। रुद्रपुर में धान फसल की उत्पादक पर जांच के लिए उतरी टीम। राजस्व विभाग के टीम के साथ डीएम अमरपुर गांव पहुंचे। मसूरी में हेल्थ केयर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। पहली बार किया गया जापानी तकनीक मैग्नेटिक एनालाइजर का प्रोग्राम। और लालकुआ में छात्र नेताओं ने चौकी इंचार्ज पर लगाए मारपीट और अभद्रता के आरोप। कप्तान के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी ने लगाई न्याय की गुहार। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां उपनल कर्मी नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि उपनल कर्मियों ने कई मांगों को लेकर बीते सोमवार को सचिवालय का घेराव भी किया। वहीं उपनल कर्मचारियों के सचिवालय कूच को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेती है सरकार उसको स्वीकार करती है। इसको भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन न्यायालय के फैसले के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। तो देखिए खबर देहरादून से है, जहां उपनल कर्मियों का विरोध जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। नियमितीकरण और कई मांगों को लेकर दरअसल यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेगी सरकार उसे स्वीकार करेगी। करने की आवश्यकता है। सुप्रीम देखिए, न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है। उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। देखिए, न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है। उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक दुखद खबर सामने आ रही है। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर हो गई है, जिसमें 6 की मौत हो गई है और 6 ने मौके पर ही दम तोड़ा और एक घायल हो गया है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक और कार की
टक्कर हुई है जिसमें 6 की मौत हो गई है। तो राजधानी देहरादून में ये बड़ा सड़क हादसा, जहां ट्रक और इनोवा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां शामिल बताई जा रही है और एक लड़के की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि हादसा ओएनजीसी चौराहे के पास देर रात 2 बजे हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को क्षतिग्रस्त गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बताया ये भी जा रहा है कि कार सवार सभी छात्र थे। जानकारी के अनुसार देर रात ओएनजीसी चौक पर ट्रक और इनोवा कार की टक्कर हुई और हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से 5 छात्रों के शव जो है वो दून अस्पताल और एक की शव महंत इंद्रेश अस्पताल भेजा गया। कुछ छात्र दिल्ली और कुछ हिमाचल के हैं। सूचना मिलने पर एसपी सिटी भी अस्पताल पहुंचे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि हादसे वाली जगह में इनोवा कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मिली, जिसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जो है वो घायल अवस्था में मिला। मौके पर सभी 6 मृतकों को 108 के माध्यम से कोरोनेशन दून अस्पताल और इंद्रेश अस्पताल मोर्चरी में भेजा गया, जबकि गंभीर रूप से सीएनजीसी और अस्पताल में उपचार के लिए इनको भर्ती करवाया गया। और कंटेनर किशन नगर चौक की ओर से आ रहा था और इनोवा बल्लूपुर चौक की ओर से आ रहा था। आपको बताते चले कि किशन चौक के पास कंटेनर की क्रॉसिंग के दौरान इनोवा वाहन जो है वो चालक स्पीड से इस अंदाजे से वो आ रहा था कि उसका अंदाज़ा जो है वो नहीं लग पाया और उन्हें लगा कि कंटेनर पूरी तरह से वो निकल सकता है, लेकिन उसके बाद भी आराम से क्रॉस हो जाएगा। इसी जल्दबाजी में इनोवा वाहन क्रॉसिंग के दौरान कंटेनर के पिछले हिस्से से टकरा गया। ओवर स्पीड के कारण हादसा होने का जो कारण है वो बताया जा रहा है। मृतकों में गुनीत कृणाल कुकरेजा, ऋषभ जैन, नव्या गोयल, अतुल अग्रवाल और कामाक्षी शामिल है और घायल सिद्धवेश अग्रवाल का अभी इलाज जो है वो जारी है। दून पुलिस ने हादसे के बाद सभी युवाओं से अपील की है कि कृपया जोश में वाहन को तेज गति से ना चलाएं। आपका जीवन आपके परिजनों के साथ साथ देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौड़ी लोकसभा से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के दिल्ली आवास पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इगास के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इस दौरान अनिल बलूनी के आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि उत्तराखंड में इगास का कार्यक्रम दीपावली के 11 दिन बाद मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र में भगवान राम जब 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे थे तो 11 दिन बाद पहाड़ में इसकी सूचना मिली और फिर 11 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया गया और तब से 11 दिन दीपावली के बीत जाने के बाद इगास भी मनाई जाती है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इस त्योहार को धूमधाम से मनाने की शुरुआत की और कई सालों से ये चल भी रहा है और तब से उत्तराखंड में कई जगहों पर इगास के कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। अनिल बलूनी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ बाबा रामदेव, चिदानंद मुनि महामंडलेश्वर, अवधेशवा नंदगिरी भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी ने इगास के पर्व पर उत्तराखंडियों को शुभकामनाएं दी। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते सोमवार हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां कई कार्यक्रमों में वो शामिल भी हुए। वहीं राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हरिद्वार में भव्य ड्रोन शो और भव्य दीप उत्सव पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी बतौर मुख्य अतिथि रहे और इस दौरान सीएम धामी ने हर की पैड़ी के रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का उद्घाटन भी किया, जिसमें उनके साथ उत्तराखंड के डीजीपी अनुभव कुमार भी मौजूद रहे। इसके साथ ही दीप उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर की पैड़ी पर एचआरडीए ने 500 ड्रोन के माध्यम से भव्य और आकर्षक ड्रोन शो का प्रदर्शन किया, जबकि नगर निगम और कई संगठनों के सहयोग से हरिद्वार के 50 से ज्यादा
गंगा घाटों पर लगभग 3,50,000 दीपक जलाए गए। इसके बाद मालवीय द्वीप पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री धामी ने गंगा दीप महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मां गंगा की पूजा अर्चना और गंगा आरती में सम्मिलित होकर प्रदेश की सुख समृद्धि और तरक्की की कामना की है। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा बस हादसे में हताहत हुए लोगों की याद करके और राज्य स्थापना दिवस की वर्षगांठ में दीप प्रज्वलित किया और उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि राज्य स्थापना और रजत जयंती के अवसर पर मां गंगा के घाटों में 3,51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरिद्वार क्षेत्र का भी निरंतर विकास कर रही है। ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर के जो कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। कई पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इस वर्ष 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए हरिद्वार आए। राज्य सरकार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए आने वाले 40 से 50 सालों के रोड मैप पर कार्य कर रही है, ताकि स्थायी समाधान के साथ हरिद्वार का समग्र विकास किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां गंगा हमारे जीवन का आधार है, सनातन संस्कृति का प्रमुख अंग है। हमें गंगा की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, आचार्य बालकृष्ण समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी का कंबाइंड एफर्ट था। एक प्रेरणा मिली हमें हरिद्वार की जनता से, गंगा सभा से, यहाँ के समाज से, ताकि हम ऐसा भव्य कार्यक्रम यहाँ करा पाए। साथ ही हमारी प्राधिकरण की टीम ने काफ़ी मेहनत करी स्टेडियम के इनॉग्रेशन में, और ये सभी लोगों का प्यार है कि हम लोग ये कर पाए हैं। आप देख सकते हैं केबल ब्रिज की लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई है, डामकोटी की भी लाइट स्टार्ट हो गई है, चंडी ब्रिज की भी हमने लाइट स्टार्ट कर दी है, फसाड लाइटिंग। ऐसे हम हर की पौड़ी को हम आशा करते हैं प्राधिकरण अपने स्तर से और जिला प्रशासन भी अपने स्तर से और भव्य और विशाल बनाए। प्रवेश कर गया है। रजतोत्सव और दीपोत्सव के रूप में हमें बहुत बड़े पैमाने पर हम इसको मनाना चाहते थे, लेकिन पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में जो हमारे राज्य के 36 लोगों की जान चली गई, उसके कारण से हम इसको बहुत सादगीपूर्ण तरीके से और दीपोत्सव के रूप में एक संकल्प लेते हैं कि इन 25 सालों में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2 दिन पहले राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक संदेश भी दिया है। खबर देहरादून से है, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पठन पाठन के साथ खेल गतिविधियां भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। आगे जिलाधिकारी ने कहा कि हर विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए, कोई भी बच्चा जमीन पर ना बैठे, ये सुनिश्चित किया जाए। सभी स्कूलों में टीवी लगाई जाए। आगे उन्होंने कहा कि सभी कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में झूले, स्लाइड जैसे खेलने के साधन होने चाहिए। क्लासेस स्मार्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही स्कूलों का सौंदर्यकरण भी किया जाए और कक्षाओं को पेंटिंग के माध्यम से आकर्षक बनाया जाए। ये आप अवगत ही हैं कि जो प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है शिक्षा विभाग अंतर्गत, जिसमें हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी तकनीक से या उपकरण से या हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे विहीन ना रहे। सो इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जैसे व्हाइट बोर्ड्स, सभी स्कूल्स में इस वक्त व्हाइट बोर्ड्स या तो रिप्लेस हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। उचित प्रकाश व्यवस्था प्रत्येक क्लासरूम में, जो एटलीस्ट 1 आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो बन रही थी उसका कार्य ऑलरेडी सभी स्कूल्स में चल रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उपभोक्ताओं के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है। विभाग की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार बड़ी राहत दी जा रही है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं को पिछले 5 महीनों में 324 करोड़ रुपए लौटाए गए। उन्होंने बताया कि ऊर्जा निगम ने नवंबर महीने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट का निराधार कर लिया है। नवंबर महीने में बिजली की दरों में औसत 88 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी आई है। ऊर्जा निगम 5 महीने में बिजली उपभोक्ताओं को 324 करोड़ रुपए लौटा चुका है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2024 से 2025 की औसत बिजली खरीद लागत 5.03 रुपये प्रति यूनिट मंजूर कर दी है। इस तय लागत से अधिक खरीद होने पर उपभोक्ताओं से प्रति महीना अधिक वसूली होती है। तय लागत से कम पर खरीद होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को पैसा लौटाया जाता है। आज की संगोष्ठी का केवल एक उद्देश्य था कि विभाग कल कहाँ था, आज कहाँ है और कल कहाँ जाएगा। विभाग की स्थिति कल क्या थी, आज क्या स्थिति है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, उस पर हम लोग विचार रखने के लिए आज बैठे थे। क्योंकि पिछले 5 महीने से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 5 महीनों में लगातार हमारे पावर परचेज सेल ने या हमारी डिपार्टमेंट की जो भी फोरकास्टिंग टीम है, कमर्शियल टीम है, इन लोगों ने जो अपने फार साइटेडनेस के माध्यम से जो बिजली परचेज किया है, अच्छी बिजली परचेज किया है, उसकी वजह से 324 करोड़ रुपए हम लोग बचा पाए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सभी आधुनिक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री लगातार सकारात्मक पहल की बात कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के जिला मेडिकल अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में नए मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्री मैच्योर बेबी और अन्य छोटे बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज हो सके। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है। इसके साथ साथ हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को लेकर भी प्रदेश सरकार की ओर से पहल की जा रही है और जल्द ही इन्हें भी शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तैनाती को लेकर भी सरकार की ओर से बड़ी पहल की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सके। सबको इगास की बधाई दे रहा हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा जिला हॉस्पिटल है देहरादून का, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 6 बेड का एसएनसीओ का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। और इसमें जो छोटे बच्चे हैं जो प्री मैच्योर होते हैं या उनको दिक्कत हो जाती है, उनको पूरा यहाँ पे देखभाल की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है। इस साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार भी शुरू हो गया है। अगले साल का टारगेट हमारा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा और उससे अगले साल हमारा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अब डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में आ गए। तो चलिए अब बात मसूरी की कर लेते हैं। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव अग्रवाल के सहयोग से हेल्थ केयर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 100 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ लिया। मसूरी में पहली बार जापानी तकनीक मैग्नेटिक क्वांटम एनालाइजर से लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी। मशीन ने 90 सेकंड में फुल बॉडी की जांच की जाएगी, जिसमें लीवर, किडनी, ब्रेन, स्किन समेत पूरे पेट की जो स्क्रीनिंग है वो भी की जा सकेगी। और मसूरी में करीब 100 लोगों की इस तकनीक से जांच कराई जाएगी, जिसमें अधिकतर लोगों ने रक्तचाप पर, शरीर में पानी की कमी और डिटॉक्स की कमी मिली है। कैंप संयोजक दीपा कंसल ने बताया कि मैग्नेटिक क्वांटम एनालाइजर एक कंप्यूटराइज्ड जापानी तकनीक है, जिससे मनुष्य के लीवर, किडनी, ब्रेन, स्किन
और स्टोमक की जो है वो जांच की जा सकती है। इस विधि से मशीन से स्क्रीनिंग कर शरीर में पाई जाने वाली कमियों को आसानी से उजागर किया जा सकता है। वहीं इससे कई गंभीर बीमारियों का भी पता चलता है, जिससे मरीज समय से इलाज करा लेते हैं। इस दौरान दोनों राजीव अग्रवाल ने बताया कि जांच के दौरान मरीजों को रक्तचाप और पानी की कमी, लीवर, हड्डी के संबंधित समस्या सामने आई है, जिसको लेकर उनको सही इलाज के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं उनके डाइटिशियन मोक्षदा गोयल ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार की जानकारी को भी सप्लीमेंट के बारे में जानकारी दी है। आजकल कोविड के बाद से लोग अवेयर नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। उनको पता है कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है, बट वो कह रहे नहीं हम तो खाना खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं। बट आजकल सबको पता है कि जो भी खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट तो है। और कोविड के बाद से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लोगों की डाउन हुई है, बट उसको कैसे इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है वो लोगों को नहीं पता। तो हम इसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। मैं उनको प्रॉपर जो भी उनका दिन का शेड्यूल होता है उसको रीशेड्यूल करती हूँ, जिसमें मैं उनको कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ और कुछ चीज़ें माइनस करती हूँ। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि वो खान पान में उतना, क्योंकि एक एज के बाद हमें सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ये है जैसे जो बाजार में टेस्ट हैं, जैसे आपके विटामिन D3 हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, तो नॉर्मली 6 से 7 हज़ार के बैठते हैं। यहाँ पर हम ये कैंप फ्री कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और आपका किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें, हेल्थ का, हार्ट हेल्थ सब पता चल जाता है। ये 90 सेकेंड मैग्नेटिक स्कैनिंग है, इसमें बस आपको स्कैन करना है विदाउट एनी ब्लड सैंपल को इसमें। प्लस आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और यदि वो उनको 100% फॉलो करें तो पेशेंट्स को रिलीफ भी मिलता है। तो आइए सीधे आपको उत्तरकाशी लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सीधे सुनवाते हैं। बहन सुलोचना गौड़ जी, चतर सिंह चौहान जी, जगत सिंह चौहान जी, जबर सिंह जी, पूरण सिंह चौहान जी, कुशल चंद नोटियाल जी, दिनेश चौहान जी एवं हमारे मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, सभी मेले के संयोजन में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे भाइयों एवं बहनों और बड़ी संख्या में इस यमुना घाटी क्रीड़ा महोत्सव एवं सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए, दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का इस महोत्सव में आने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया। हेलीपैड से मैं यहां तक आते आते सैकड़ों की संख्या में हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने भी अपना आशीर्वाद दिया, मैं और मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है। आज इगास, बूढ़ी दिवाली और देव दिवाली, इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाई दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे, पहले इगास, बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे निश्चित रूप से अपार खुशी हो रही है, अपार आनंद हो रहा है। मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देख रहा हूं। मैं
इस आयोजन की सफलता के लिए जो हमारी यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और साथ में इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ जुझारू एवं युवा विधायक मेरे छोटे भाई श्री दुर्गेश्वर लाल जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भव्य आयोजन के माध्यम से आपने न केवल हमारे इस जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं की और नौजवानों की खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया है, बल्कि ये हमारी समृद्ध विरासत से जुड़ने और उसे जानने के लिए भी एक अनूठा अवसर है, ये उपलब्ध कराया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यमुना घाटी का ये क्षेत्र ये न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी इसका अपना एक अलग महत्व है। यह अत्यंत मनोरम है। आज का यह समारोह हमारी यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें हम सब लोग मिलकर इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठे होते हैं और इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये आयोजन जहां हमारे जो पारंपरिक खेल हैं उन खेलों को बढ़ावा देने का माध्यम है, उसके साथ ही कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने और सजोने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के जो समृद्ध हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। हमारे युवाओं को भी खेल के माध्यम से उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य, उनके व्यक्तित्व का विकास करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। उन सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये जो खेल है ये संस्कृति का विकास का एक सशक्त, एक समाज का एक महत्वपूर्ण भूमिका आपस में जोड़ने में भी ये खेलों के माध्यम से हम जुड़ते हैं। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय होता है, परस्पर मेलजोल होता है और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने भी खेल गतिविधियों को प्रदेश के अंदर बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार हम योजनाएं भी बना रहे हैं, लगातार ऐसे आयोजन भी कर रहे हैं, लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खेल संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए विशेष निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम बनाने हो, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण हो या अनेक स्टेडियमों का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम, छोटे स्टेडियम, बड़े स्टेडियम, इन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और इस बार के आम बजट में हमने एक और प्रावधान किया है, एक बड़ी धनराशि 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि, ये हमने अपने नौजवानों के प्रतिभा कौशल के लिए, उनके विकास के लिए, खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कल्चर के लिए, इसके लिए अलग से निर्धारित की है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।